বলছে ভবানীপুরেও জিতবো, বলে ঘেচু জিতবে। भय आउट। दोस्तों, बंगाल की सड़कों को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि पूरा राज्य एक ज्वालामुखी पर बैठा है। 51 lakh voters were deleted. तृणमूल कांग्रेस जो अभी चल रही है वो तो एक लक्की भंडार ये सब स्कीम्स के दौरा चल रही है। जहां एक तरफ मालदा में नेशनल हाईवे जाम है तो दूसरी तरफ जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतरे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है 3 अक्षरों का एक शब्द SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग के इस वोटर लिस्ट क्लीन अप अभियान ने बंगाल में तबाही मचाई है। रातों रात लगभग 91 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाता है। लगभग 12% वोटर्स का पत्ता साफ। फिर होना क्या था? गुस्साए हुए लोगों ने मालदा में जजों को ही बंधक बना लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और अब NIA इसकी जांच कर रही है। पूरे देश में SIR की बातें हो रही हैं। YouTube पर आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जहां पर SIR की बात हो रही है, लेकिन हम इस वीडियो में SIR की बात नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि SIR की धुंध के पीछे सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को क्या फायदा हो रहा है और बंगाल की जनता किन मुद्दों से भटक गई है। कैसे दोस्तों बंगाल की जनता जो कुछ दिन पहले त्राहिमाम कर रही थी, कैसे SIR करने लगी। SIR के पीछे दीदी ने कैसे हारते हुए चुनाव को अपने पक्ष में धीरे धीरे मोड़ रही है। जानेंगे दोस्तों बंगाल की कहानी की कैसे तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। कहानी शुरू होती है 2011 में। 34 सालों के कम्युनिस्ट शासन से बंगाल की जनता ऊब चुकी थी। फिर एंट्री होती है ममता बनर्जी की विद द स्लोगन माँ माटी मानुस। और हमें ये ईमानदारी से मानना पड़ेगा कि शुरुआती सालों में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिनकी तारीफ होनी चाहिए और जिसकी वजह से वो लगातार चुनाव जीतती रही। लक्ष्मी श्री योजना, इस स्कीम ने वाकई लड़कियों की स्कूल ड्रॉप आउट रेट को कम किया। इसके लिए उन्हें यूनाइटेड नेशन तक से अवार्ड मिला। फिर आती है सबुज साथी, लाखों बच्चों को स्कूल जाने के लिए साइकिलें बांटी गई। फिर आती है लक्ष्मी भंडार, महिलाओं के अकाउंट में सीधे 1000 से 1200 हर महीने भेजना। इस स्कीम ने ग्रामीण बंगाल की महिलाओं के बीच ममता बनर्जी को एक रॉबिन हुड जैसी इमेज दी। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही फेमस कहावत है कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बंगाल के पतन की कहानी शुरू होती है और आज का बंगाल कहां पर खड़ा है। 15 साल पहले और आज के बंगाल में सबसे बड़ा फर्क क्या है? ब्रेन ड्रेन और पलायन। आप हावड़ा या सियालदा स्टेशन चले जाइए, आपको केरल, महाराष्ट्र और बेंगलोर जाने वाली ट्रेनों में तिल रखने की जगह तक नहीं मिलेगी। बंगाल दोस्तों आज 2 तरह का पलायन झेल रहा है। पहला है स्किल्ड बेस, जिसमें पढ़ा लिखा युवा इंजीनियर जो कलकत्ता के सॉल्ट लेक में नौकरी ना मिलने के कारण बेंगलोर में, हैदराबाद और पुणे में जाकर रह रहा है। दूसरा अनस्किल्ड, मालदा, मुर्शिदाबाद और पुरुलिया का गरीब मजदूर जो केरल या गुजरात में जाकर ईंटे पत्थर का काम कर रहा है, क्योंकि उसके खुद के राज्य में मनरेगा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कल्पना कीजिए उस माँ की जिसके खाते में आपने वोट के लिए 1000 रुपए भीख की तरह दिया है, जबकि उसका बेटा 2000 किलोमीटर दूर ईंटे गारे का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि बंगाल में कोई फैक्ट्री नहीं है और उसका कारण कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी। क्योंकि 2011 में जब दीदी पहली बार सत्ता में आई थी तो उन्होंने सिंगूर में टाटा नैनो की फैक्ट्री को भगाकर कहा था कि हम किसानों की जमीन बचाएंगे। लेकिन 15 सालों बाद ग्राउंड रियलिटी ये है कि ना वहाँ पर किसान खेती करते हैं, ना वहाँ पे कोई फैक्ट्री मौजूद है। इससे हुआ क्या? टाटा के जाने के बाद पूरे भारत के इन्वेस्टर्स में एक मैसेज गया कि बंगाल में फैक्ट्री लगाना मतलब अपनी बर्बादी की दावत खुद देना। नतीजा, पिछले 15 सालों में बंगाल में ना कोई बड़ा IT हब, ना ही कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनी है। दोस्तों, जो IT कंपनियां सॉल्ट लेक को दूसरा सिलिकॉन वैली बना सकती थी, वो बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे शिफ्ट हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि बंगाल में कोई स्टार्टअप कल्चर नहीं आया। दीदी के राज में एक बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया ने बूम किया है। उसे कहते हैं सिंडिकेट और एक्सट्रॉशन। अगर आपको बंगाल में अपना घर बनवाना है तो ईंट, रेत और सीमेंट आप अपनी मर्जी से खरीद
नहीं सकते। आपको लोकल सिंडिकेट यानी पार्टी के गुंडों से ही महंगे दाम पर सामान लेना होगा। जब राज्य में दोस्तों नौकरियां नहीं होती तो युवा क्या करेगा? वो लोकल गुंडा बन जाता है, रंगदारी वसूलता है और पार्टी का झंडा उठा लेता है। आपने इन युवाओं की माताओं को 1000 रुपए दे के हमेशा के लिए वोटर तो बना लिया, लेकिन इनके बेटे या बेटियों को एक रोजगार नहीं दे पाए। फिर आता है दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर। ऑर्डर तो है लेकिन लॉ नहीं है। ये तब है जब ममता बनर्जी ने खुद गृह मंत्रालय को अपने पास रखा है। लोकतंत्र में वोट का मतलब आपकी आवाज होता है, लेकिन बंगाल में वोट का मतलब आपकी हत्या भी हो सकती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल पॉलिटिकल मर्डर के मामले में टॉप पर या टॉप 3 में हमेशा रहता है। फिर दोस्तों चाहे चुनाव पंचायत हो या विधानसभा, यहाँ पर बम बनाना एक कुटीर उद्योग बन गया है। देश में मिसिंग महिलाओं के मामलों में बंगाल हमेशा ऊपर रहता है। दोस्तों बोगतुई नरसंहार, जहाँ राजनीतिक रंजिश में छोटे बच्चों और महिलाओं को उनके घरों में ही जिंदा जला दिया था। संदेश खाली, महिलाओं के साथ सालों तक यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का खेल चलता रहा। टीएमसी का लोकल नेता शाहजहां शाह पुलिस के सामने खुला घूमता रहा और जब ईडी पकड़ने गई तो ईडी का ही सर फोड़ दिया। Where ED officers were assaulted during the course of a raid they were conducting in Najat police area. We have arrested Sheikh Shahjahan. कोलकाता का हॉस्पिटल कांड तो याद होगा। एक महिला डॉक्टर के साथ उसके ही अस्पताल में जो हैवानियत हुई, उसने पूरे देश को हिला दिया। और पुलिस क्या कर रही थी? सबूतों को बचाने के बजाय सबूतों को साफ कर रही थी। कैसे भी करके मामले को रफा दफा कर रही थी। तब जब ममता बनर्जी खुद महिला होकर गृह मंत्रालय अपने हाथ में रखा है, पिछले 15 सालों से बंगाल पुलिस अपराध रोकने में पूरी तरह से फेल हुई है। अब दोस्तों आते हैं उस मुद्दे पर जिसने बंगाल की एक पूरी पीढ़ी को अंदर से खोखला कर दिया है। कल्पना कीजिए एक पिता के बारे में जो अपनी जमीन बेच देता है, उस माता की जो अपने गहने गिरवी रखती है कि बच्चा पढ़ेगा, नौकरी करेगा और कमाकर हमारे सपने पूरे करेगा। वो दिन रात एक करके एग्जाम की तैयारी करता है, लेकिन एग्जाम नहीं होते, नोटिफिकेशन नहीं आते। फिर एक बार फॉर्म आता है, वो फॉर्म भरता है और अच्छे से एग्ज़ाम देता है और वो पास भी हो जाता है। लेकिन जब मेरिट लिस्ट आती है तो उसका नाम नहीं होता, क्योंकि उसकी सीट एक ऐसे व्यक्ति को दे दी गई जिसने डोनेशन देकर सीट खरीद ली। और ये कोई दोस्तों फिल्मी कहानी नहीं, ये बंगाल की असल कहानी है। याद है आपको 2022 का ईडी केस? बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पे 50 करोड़ का कैश और किलो के हिसाब से सोना मिला था। ये पैसा किसका था? ये उन युवाओं का था जिनकी सीट आपने खा ली। कोलकाता हाईकोर्ट में सीबीआई ने साबित किया कि हजारों ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़ हुई है। जिन्होंने सादी कापी जमा की उन्हें टीचर की नौकरी दे दी गई। बंगाल में दोस्तों सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं है, दूसरा स्टार्टअप भी चरम पर है। पैसा दो, नौकरी लो। ग्रुप डी की नौकरी चाहिए 5 से 7 लाख रुपए, टीचर की नौकरी चाहिए तो 10 से 15 लाख रुपए। आज भी दोस्तों हजारों एलिजिबल कैंडिडेट कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास 1000 से ज्यादा दिनों से धरने पर बैठे। सर्दियां आई, बारिश हुई, गर्मी पड़ी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला, क्योंकि ममता बनर्जी के करीबियों को दिक्कत हो सकती थी। अब सोचिए दोस्तों, इतने मुद्दे थे, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध, दुष्कर्म, मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन, बहुत कुछ, लेकिन चुनाव किस पे लड़ा जा रहा है? SIR। और बंगाल की जनता के भी क्या कहने। देखते हैं 23 और 29 अप्रैल को क्या करते हैं। जरा सोचिएगा कि बंगाल पहले कहाँ था और आज कहाँ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।